माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के सी सैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो पेपर है इसे कवर करा रहे हैं। इसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है। ठीक है, तो सी सैट का जो मेन होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होते हैं मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये मेजर पार्ट्स हैं। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन और आपको डाटा सफिशिएंसी और भी आते हैं, लेकिन ये मेन है। ठीक है, ये 3 मेन हैं और वो 2 ऑप्शनल्स हैं टाइप के, जहाँ से कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि लगभग यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम यहाँ पे इस इनिशिएटिव में कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर का। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने है ये 2022 का पेपर और हमने 2014 से लेकर के 2021 तक के पेपर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हो और वहाँ से आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसे आप जल्दी जल्दी कवर कर पाओगे। क्योंकि शायद अब यूट्यूब पे टीचर्स और जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी ट्विटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं अच्छा, तो उन्होंने अब जाकर के कॉम्प्रिहेंशन को कराने की कोशिश कर रहे हैं या कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना कॉम्प्रिहेंशन जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि सी सैट तो सभी को ऐसे पता ही होगा कि 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं, जो 66 के इक्वल है। ओके, अगर आपने नेट 27 क्वेश्चन अगर करेक्ट कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं 2022 के पेपर को कि उसके कॉम्प्रिहेंशन को कितना मतलब किस तरीके के 2022 के कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, उसको कैसे कवर किया जाएगा, क्या ट्रिक्स होंगी, क्या एलिमिनेशन मेथड्स होंगे। ठीक है, कितना ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंशन, किस हद तक किस लेवल तक पढ़ना है, किस कॉम्प्रिहेंशन को आपको छोड़ना है। ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे इसको पढ़ने के बाद, ना कि अभी बहुत सारे मार्केट्स में ऐसे चल रहे हैं कि बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े आप सीधे जंप कर जाइए ऑप्शन पे और आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा हर पैसेज में नहीं होता है। आप हर पैसेज में ऐसा नहीं कर पाओगे और जो टीचर्स और जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं जो उस लेवल पे उस तरीके से लगते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चंस के लिए अपनी अलग तरीके हैं। ठीक, तो आप प्लीज़ इन्फ्लुएंस ना हो जाए और कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। देख पा रहे होंगे कि 2020 में है क्वेश्चन ऑफ नंबर जो आने वाले हैं टॉपिक्स के, वो मैथ्स के 31 थे। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 28 थे और लॉजिकल रीजनिंग के 9 थे। तो हमको देखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम तो ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं पहले ही। ठीक, अब हमारे 1 साल का और बाकी है। तो खैर देख रहे हो आप कि ये एक बड़ा पोर्शन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक, तो और इसलिए हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, जिनका अगर मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली। और इसके लिए पास्ट ईयर्स पेपर ही सबसे बड़ा रामबाण गाइड और गुरु सब हैं वही। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं पहला पैसेज। और इसमें पैसेज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो बहुत 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 ज़रूरी हैं। ठीक है, पहला ये कि इन जो पैसेज दिए गए हैं उनके प्रश्नों का जो उत्तर है वो केवल इन्हीं पैसेजों पर आधारित होगा। ये यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है, तो बिल्कुल कीप इन माइंड। दूसरा जो है कि हम हमेशा पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। वो कारण पूछ रहा है, परिणाम पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है, संदेश पूछ रहा है, आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक, तो इस पैसेज के आधार पे 2 क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। ठीक, तीसरा इंस्ट्रक्शन है हमारा कि आप बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करने की जो टेक्निक्स हैं उसमें पूरी लाइन जब एक्सट्रीम जाती है या कुछ कीवर्ड्स हैं जो एक्सट्रीम जाते हैं। ठीक है, क्या आधार हो सकता है वो आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आया होगा। और हम इस वीडियो में भी आपको वो सारी ट्रिक्स अपना करके बताएंगे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में अभी चल रहे हैं कि पैसेजेस 4 सेकंड में सॉल्व, 5 सेकंड में सॉल्व, मिनटों में सॉल्व, ऐसे करके चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो
ऐसे पैसेजेस हैं जिनके ऊपर आप डायरेक्ट मतलब ऑप्शन पे स्विच कर सकते हो, बट सारे पैसेजेस वैसे नहीं हैं। कोचिंग वाले और जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो सारे लोग इन्हीं सारे वैसे ही आपके सामने पैसेजेस को लाते हैं जो उन पे आधारित हैं। सारे पैसेजेस पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं मेरी, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ों पे वर्क नहीं करती है, और जिन पे करेगी मैं वो आपको बता दूँगी। खैर, हम शुरू करते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये पहले से हाईलाइटेड क्यों है, तो मैं आपको बता दूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराए, बट वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो इस वजह से वापस से मेहनत करनी पड़ रही है। तो चलिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि कारण बताइए, ठीक है। अपन ढूंढेंगे कि कारण क्या है पैसेजेस में। सेकंड ऑप्शन कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है हमारा कि विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर आपको पूरा पैसेज पढ़ के सुनाना है, या फिर मैं आपको क्रक्स बता सकती हूँ इस पैसेज का। तो हमारा पैसेज क्या कहता है इस बारे में? तो पैसेज कहता है हमारा कि मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के सामने सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? कि उत्पादन और भोग के जो स्वरूप है, ठीक है, उसमें दिनों दिन अधारणीयता बढ़ती जा रही है, यानी कि अनसस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, तो इन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, ठीक। हम जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय है, यानी कि अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ये साधन जो हैं सीमित हैं, ठीक। हमारे पास जो साधन है जीवाश्म ईंधन को उनको लेकर के सीमित है। मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए, ठीक है, यानी सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना होगा? आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उनके बीच की जो घनिष्ठ संबंध है उनमें पृथकता लानी होगी, ठीक है। उनकी ज़रूरत है, अलग करने की ज़रूरत है। कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग का प्रसार किया है, ठीक है, और सार्वजनिक परिवहनों तथा धारणीय संरचनाओं में निवेश करके, ठीक। तो ये विकसित देशों ने किया है। दुष्प्रभावों को कम करने का आरंभ कर दिया है, ठीक है। ऐसी योजनाएं रिसाइकलिंग, सार्वजनिक परिवहन तथा आधार संरचना में निवेश करके ये विकसित देशों ने अपने जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए कोशिश की है। किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों की प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जो है पैसों की कमी है, ठीक है, संसाधनों की कमी है। विकसित देशों को चाहिए क्या? कि वो विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायता करें। तो अब जो डेवलप कंट्री हैं, जो विकसित हो चुकी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने से छोटों विकासशील देशों की मदद करें, ठीक। अब इस आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता यानी कि अनसस्टेनेबिलिटी किसके कारण है, ठीक है। तो एक तो जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता, इसके कारण तो है ही। संसाधनों की सीमित उपलब्धता, इसके कारण भी है, ठीक है। क्या पुनर्चक्रण का प्रयास? अरे ये कारण थोड़ी है, ये तो समाधान है ना भाई, ठीक। तो 3 हमारा कैंसिल हो गया और ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है दिया हुआ कि विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय यानी सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पहला है कि कम लागत पर प्रकृष्ट ऊर्जा स्रोत उपलब्ध करा करके। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि ये सेम चीज़ उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल की है, ठीक है। और कहाँ लिखी है? विकासशील देशों के लिए इन चीज़ों की कमी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है कि इनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करा के। हाँ, क्योंकि ऋण उनके पास पैसों की कमी है, कीमतों में अल्प उपलब्धता, तो इसके साथ भी ये कर सकते हैं। तो सी है कि इन्हें मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहन। उन्हें ये विकसित देश खुद ही उत्पादन उपभोग का मतलब वो करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, और ये विकासशील देशों के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि उनको प्रोत्साहन करें। ये मानव प्रगति बनाए रखने के लिए, यहाँ पे आप पैसेज पे ध्यान दें, सामने सबसे बड़ा जो खतरा ही है वो खतरा ही उत्पादन और उपभोग है, ठीक है।
ना कि ये इस विकासशील देश विकसित देशों को इसका इस तरीके की सहायता देगा। ये तो कारण है, खतरा है ही, सबके साथ हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, सी कैंसिल। हाँ, इंग्लिश वाले पैसेज में भी सेम चीज़ है कि आपका हेवी डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग ये नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल था। और 1-2 हमारा जो ए आंसर है वो सही था। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट द लो कॉस्ट। तो हाँ, इसके द्वारा जो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प कर सकती हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये भी सही है। बट द थर्ड इज़ कि इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, नहीं, ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है, ये डेवलप कंट्री के साथ भी है। तो ये आप इस तरीके में सहायता कहाँ से कर रहे होंगे जिसमें आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द इंक्रीजनली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, ठीक है। तो ये है पैसेज नंबर 2 और हम इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है उसमें वन उन्मूलन और अनाच्छादन के अंतर्गत, ठीक है, यानी उनके अंतर्गत क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि जो डिफॉरेस्ट्रेशन है, ठीक है, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो ये वैसे क्वेश्चंस हैं जिस पे आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। जो जलवायु रिलेटेड, पर्यावरण रिलेटेड, जलवायु मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्पेशली वो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं काफ़ी बार। तो पिछले वाले बहुत सारे ऐसे पेपर्स के क्वेश्चंस में ऐसे रिपीट हुए हैं जलवायु टर्म्स वाले टाइप के। पर्यावरण से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप वहाँ पे स्विच करके देख सकते हो, क्योंकि ये पैसेजेस एग्जैक्टली जैसे उठाए जाते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह से, तो ये जीएस वाले ही लगभग परिणाम लेके आते हैं, ठीक है, उन्हीं पर आधारित होते हैं। आप इसमें अपने विचार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसके आंसर भी आप जीएस के जो आंसर्स हैं उसके हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट स्विच करते हैं बिना पैसेज को पढ़े हुए, तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं। अब अपना भी दिमाग चलाना है यहाँ पे, 1 सेकंड के लिए पॉज करके। कि पहला है कि आपको मालूम है कि, चलो मैं इंग्लिश में भी यहाँ पे बता देती हूँ, कि डिफॉरेस्ट्रेशन एंड डेन्यूडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करते हैं, इसका क्या परिणाम निकलता है, ठीक है। पहला है मृदा का संसाधन का क्षरण होगा। हाँ भाई, होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सही हो गया। आम आदमी के लिए ज़मीन की कमी, अरे नहीं, जब फॉरेस्ट्रेशन हटेगा, जब ज़मीन पे पेड़ होंगे ही नहीं, तो ज़मीन तो बढ़ेगी ना, कमी कहाँ से होगी। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कृषि के लिए जल की कमी, हाँ हमको पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 जो हमारा कैंसिल हुआ, तो ए, बी और डी ऑप्शन गलत और सी हमारा सही। ये अगर हम मैच कराएं यूपीएससी के जो ऑफिशियल आंसर की है, वहाँ पे भी सेम आंसर है। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप बाई ऑप्शन जा सकते हो, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि डिप्लेशन ऑफ सॉइल इरोजन सही है, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन नहीं, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन सही है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 3rd। तो मुझे नहीं लगता कि इसके पैसेज को रीड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पैसेज, ठीक है, पैसेज नंबर 1, और यहाँ पे 4 इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और 2 पैसेज। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है उसका जो लेखक है उनका संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो उन्होंने कोई मैसेज दिया है, वो मैसेज क्या है, ये लेखक का है, तो हमको पढ़ना होगा कि उनका नज़रिया क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप सोचोगे कि स्विच करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि संदेश है, तो संदेश आप कभी भी किसी को देंगे तो वो नेगेटिव संदेश नहीं होगा। नेगेटिव अगर कोई चीज़ निकल के आ रही है तो वो संदेश नहीं होगी, निष्कर्ष टाइप का होगा, ठीक है। हमेशा जो अप्रोच होगा संदेश को देने का वो प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, बेटर बनाने के लिए होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो मैसेज है वो नेवर बी अ नेगेटिव मैसेज, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा प्रोग्रेसिव होगा, ओके। तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है। यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है कि आपको मैसेज पूछ रहा है, ठीक है, कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा करता है। बेस्ट रिफ्लेक्ट का मतलब है कि स्टेटमेंट जो है क्लोज है थोड़े,
तो आपका मैसेज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, प्रोग्रेसिव होगा। और अगर और ज़्यादा ध्यान देने की बात है तो वो है कि अगर मैसेजेस को, अगर आप पूरे पैसेज को नहीं पढ़ पा भी रहे हो, वैसे तो ये काफ़ी छोटा है, तो वो जो लास्ट के पैराग्राफ्स होते हैं ना, 1-2 नीचे से, आप उसको रीड करोगे ना तो आपको थोड़ा बड़ा आइडिया लग जाएगा, जिसके आधार पे आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो हम ये सारे अब 2 ही साल के जो पेपर है वो बचे हुए हैं, तो हम उनको कितने शॉर्ट वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में कि जूते जो है गाँठने जैसे साधारण काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत वोट प्राप्त करना जानता है वो राज का शासन करना जानता है। बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री इसकी खास तैयारी और तकनीक क्षमता की गारंटी देती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक जो है वो सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छा वक्ता हो। तो फिर जब हम पूरे राज्य के ही बीमार हैं, तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले। तो यहाँ पे मिला जुला करके ये कह रहा है, संदेश देने की कोशिश लगभग हो रही है कि हमें राज्य के संदर्भ में, ठीक है, बेटर एक लीडर चाहिए, ठीक है, जो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर कोई जो वोट पाने प्राप्त करना जानता है वो राज्य का शासन करना जानता है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आजकल। जबकि हमको इसमें भी जो है प्रशिक्षण या कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करनी चाहिए जिससे हम इसको भी इन तरीके को, जो वोट पाने और वक्ता बेहतर बनने के अलावा भी जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है, ठीक, वो क्राइटेरिया बन सके, ठीक है, ऐसे लोगों को छांटा जा सके। ठीक, तो लेखक यही कह रहे हैं कि जब हर जगह हम बहुत प्रशिक्षित लोगों को चुन रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे वो जो बैरियर है वो क्यों नहीं है। ठीक, अब चलिए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट है कि हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने योग्य नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने योग्य, कोई भी, और नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक, ये एक्सट्रीम वर्ड है, कोई भी एक एक्सट्रीम वर्ड भी है। ठीक, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। तो जो राजनीतिक हैं उनको जो है प्रशासन में से, ठीक है, प्रशिक्षित लोगों में से चुनना चाहिए। अब ऐसा नहीं जो प्रशिक्षित लोग हैं उनमें से ही आप चुनें, ठीक है, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। सी है कि हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की ज़रूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। ये भी प्रोग्रेसिव सोच है। डी है कि चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये तो नेगेटिव है, ठीक है, नहीं उठाया जा सकता, और थोड़ा एक्सट्रीम भी, और नेगेटिव संदेश नहीं हो सकता कभी भी, आई टोल्ड यू। बी है कि राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुनना चाहिए। प्रशिक्षित लोगों में से चुनना चाहिए, ठीक है, प्रशिक्षित करना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, या कोई योग्य है, या यहाँ पे कोई अलग सी पद्धति नहीं बता रहे हैं। जबकि यहाँ पे सी पे हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालनी चाहिए, जैसे एग्ज़ाम इन टाइप का कुछ भी, जिससे अयोग्य जो है वो इनसे बाहर हो जाए, जैसे हम एग्ज़ाम में होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव सोच है और ये हमारा आंसर है सी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यही इंग्लिश में कि वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज़ क्वालिफाइड टू एडमिनिस्ट्रेट अ स्टेट। एनी, नो, ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, इस वजह से पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा भी नहीं है। और सी तो हमारा आंसर ही था कि वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बैरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफेंस, तो ये हमारा सही था। और डी ऑप्शन जो एज वोटर सेलेक्टेड देयर एडमिनिस्ट्रेटर द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्ट्रेट अ स्टेट कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी, इट्स एक्सट्रीम वर्ड। तो ये हमारा आंसर, ये जो है हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये है हमारा पैसेज नंबर 2 और देखते हैं इसके क्वेश्चन को।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अपनाई गई गरीबी की गणना की जो क्रिया पद्धति है उस पर विवादास्पद है, क्यों? ठीक है, तो ये जो गणना विधि है भारत की उस पर विवाद है, वो क्या विवाद है, क्यों विवाद है, इसके ऑप्शन हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि मैथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उसी पैसेज पे आधारित है कि आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? तो मुझे लग रहा है आय निर्धनता ये शायद हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके ऑप्शन में भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये उसका आंसर है। चलिए देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन है ए, इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीज़ें गरीबी रेखा को बनाती है, और गरीबी और शहरी गरीब की दशाओं के बीच बहुत अधिक असमानताएं हैं। आय निर्धनता मापने का कोई एक समान व्यापी मापक नहीं है। ये ऑप्शन है कि यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त जो क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है, तो ये विवादास्पद हो सकता है। खैर चलिए, ये डाउट था तो हम आकर के इस तरीके से लिंक करके देख रहे थे, तो हम आगे का क्वेश्चन ही पढ़ते पहले। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन जो कि उसी पैसेज पर आधारित है कि जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इस वर्ड का क्या मतलब निकलता है लेखक के अनुसार, तो हमें इस पैसेज को ही पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश में 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि वाई इज़ इनकम पावर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। ठीक है, ओनली वन मेजर काउंटिंग द पुअर। सेकेंड है यहाँ पे जो 40 नंबर है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ। ठीक है, क्या मतलब है ऑथर के नज़रिए से, क्या मतलब निकल रहा है इसका। ठीक है, अपना भेजा नहीं लगाने का इधर तो चलिए देखते हैं। गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक होती जाती है जब ये समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी का प्रसार कहाँ तक है। यह केवल इसलिए नहीं है कि इसकी परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है, तो परिभाषा जो बहुत संकीर्ण है। गरीब कौन है और गरीब की गणना करने की प्रक्रिया पद्धति विवादास्पद है। चलो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कौन है और इसकी गणना जो है विवादास्पद है, बल्कि यह इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। क्यों है? तो मूलभूत इसकी जो धारणा है उसके कारण है। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रियाशील के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रयशीलता यानी कि जो मैन पावर होता है के रूप में समझने में अनन्य रूप से निर्भर है। ये इसके आधार हैं इसको गणना को नापने के। इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको हम आय निर्धनता एक वर्ड में कह सकते हैं। यदि गरीबी अंतर्गोत्व उन चीज़ों से वंचित होना है, ठीक है, जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो आय निर्धनता इसका केवल एक पहलू है। ठीक, यानी कि अगर गरीबी का अर्थ ये है कि हम जो मनुष्य की जो सुख स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये आय पर ही आधारित है, क्योंकि उसके आधार पर ही आप इन सबको बेटर बना सकते हो। जीवन निर्धनता, ठीक, हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरे तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है। जीवन निर्धनता का मतलब सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब ये सिर्फ कंगाली है, ठीक है। अब जीवन के उन विकल्पों को चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव भी हैं आपके पास, जो सामाजिक बाधाओं और साथ ही साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक, जो सामाजिक बाधाएं हैं, व्यक्तियों की परिस्थितियाँ, वो उनके बाधाएं बन रही हैं। निम्न आय की प्रासंगिकता, अपने पास कम चीज़ों का होना। जो निम्न आय है, कम पैसे हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है कि आपके पास कम चीज़ों का होना। अन्य पहलुओं में उन्हें मानक रूप से आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा जाता है, यानी कि सीधा सीधा कि आर्थिक रूप से निर्धन है। अंतर्गोत्व सामर्थ्य को कम करने की, अर्थात जिन चीज़ों के विकल्प चुनने से लोग विविधतापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीते हैं, ठीक है, उन्हें अत्यधिक सीमित कर देने की जो इनकी भूमिका से संबंधित है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो गरीबी है, ठीक है, उसका मतलब ये भी है एक तरीके से कि जो विविध प्रकार के जो मूल्यवान जीवन है जीने के लिए जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें अत्यधिक सीमित हो जाते हैं वो इनके लिए। ओके,
तो अब चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करते हैं। इसका तो आंसर हमको सीधा सीधा ही मिल गया है कि डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्तियों के रूप में समझने में अनन्य रूप से निर्भर है गणना का। तो यह गरीबी को अपर्याप्त आय और अपर्याप्त क्रय शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। तो ये सीधा ही आंसर हमको मिल गया था, हमने उधर एलिमिनेट कर लिया था। अभी भी हम ऑप्शन डी डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, हमको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मर्ज इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो ये डी आंसर हमारा हो गया है। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पे लिखा हुआ कि आय निर्धनता गरीब की गणना एकमात्र माप क्यों है, आय निर्धनता क्यों है। ये अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करता है, या मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रयशीलता की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं है। आय निर्धनता कोई अस्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। कैसी बात कही गई है। आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है, ये सीमित करती है। ठीक है, क्या ये ऐसा करती है किसी खास समय पे? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और एक क्या कहते हैं कि ये अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार का वंचन की बात करती है। यहाँ पे क्या आय निर्धनता के बारे में बात की गई है। एकमात्र माप क्यों है, तो एकमात्र है। ठीक है, तो यहाँ तो केवल, तो ये एक प्रकार की ही बात करती है, इसलिए ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन जो ए है कि इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अदर तो हमारा अदर डिप्रिवेशन इन अ ह्यूमन लाइफ हैज़ नथिंग टू डू विथ लैक ऑफ परचेजिंग पावर, तो ये हमारा कैंसिल है। ठीक है, यहाँ पे है कि इनकम पॉवर्टी इज़ नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, तो ऐसी बात कहीं नहीं गई है पैसेज में कहीं। इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, ये हमारा कैंसिल है। ये हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन मेजर्स है। ठीक है, इस आधार पे भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही तरीके के मेजर्स को अपना रहे तो हम यहाँ पे वैराइटीज़ नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे वैराइटीज़ की बात कर रहे हैं, सच के आधार पे भी ये सही नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, जीवन निर्धनता, जिसका मतलब होता है पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ। ये लाइफ की जो पॉवर्टी है वो क्या है, किस तरीके से निर्धारित की गई है पैसेज में, लेखक क्या कह रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट, जो मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती हैं। तो ये बात तो ठीक लग रही है, बट हमको बेटर ऑप्शन चूज़ करना है कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। तो बी जो कहता है वो कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी लोगों की कंगाली की दशा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कंगाली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, बट ये संकीर्ण है। ठीक है, और कंपैरिजन भी नहीं किया गया है, गरीबी का एक ही मतलब निकाला गया है, ना शहरी ना ग्रामीण, ऐसी कोई बात पैसेज में की ही नहीं गई है। तो पैसेज के आधार पर तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी जो है वो कहता है कि विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर, तो नहीं, ये भी नहीं है, और केवल व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में ही बात नहीं की गई है, सामाजिक परिस्थितियों के भी बारे में बात की गई है। डी ऑप्शन जो कहता है कि मानव जीवन में वस्तु परक साथ ही साथ अवस्तु परक, मतलब कि जो मटेरियल नॉन मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, वंचनाएं, जो मनुष्य के विकल्प चयन को अस्थायी रूप से सीमित कर देती हैं। यहाँ लिखा है अस्थायी रूप से सीमित, क्या इस बारे में ऐसी बात कही गई है कि हम इसको मानेंगे? आपको अस्थायी रूप से सीमित, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड टाइप का शो कर रहा है यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो है मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से भी उत्पन्न होती, कमी के बारे में दी गई है, ना कि अस्थायी रूप से सीमित, एकदम एक्सट्रीम वर्ड बोल दिया कि एकदम से ख़त्म ही हो गई है, ये तो हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। ठीक है, बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। डी जो हमारा कैंसिल होगा और ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी जो पहला ऑप्शन है, ऑल डिप्रिवेशन इन अ ह्यूमन लाइफ विच स्टीम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी, रियल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको ये बोलेगा कि इधर ऑल दिख रहा है और ओनली भी दिख रहा है, तो इसको कैंसिल करो। ठीक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये नहीं होता है, स्टेटमेंट उस तरीके से एक्सट्रीम जाना चाहिए जो वर्ड्स पढ़ने के बाद लग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा खैर सही था ही, पर अभी जो ऑप्शन है इम्प्रोवाइज्ड
स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन, मैंने कहा था ये वर्ड्स यूज़ ही नहीं हुए हैं। सी है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, ये भी हमारा गलत हो गया था। मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डिप्रिवेशन इन अ ह्यूमन लाइफ विच रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइस परमानेंटली, दैट परमानेंटली इज़ अ एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही है। ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज और इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और इसके आधार पे जो पहला क्वेश्चन है वो है पूर्व धारणा का, जो निम्नलिखित दी गई जो लाइंस हैं उसमें पूर्व धारणा क्या है। पूर्व धारणा का क्या मतलब है कि आप कल्पना कीजिए जो भी दिया गया है पैसेज के अंदर, उन चीज़ों को लेकर के आप अगला जो अजम्पशन है वो क्या कर सकते हैं, क्या कहानी बना सकते हैं, लेकिन आपका आधार वही होना चाहिए, ठीक है। ठीक, एजम्पशन करना है, अज्यूम करना है, निकालना है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे है कि वैलिड कौन सा एजम्पशन है वो यहाँ पे चूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि वही कि आपको एजम्पशन निकालना है, कल्पना करनी है। थर्ड भी है एजम्पशन का ही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें काफ़ी 2022 में ना काफ़ी वेराइटीज़ दे दी है इन्होंने अभी तक। तो ये 3 जो है एजम्पशन से, कल्पना से क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो कल्पना जब निकालेंगे तो इसका मतलब है जो दिए गए पैसेज की बात है उसका क्रक्स पकड़ें, ठीक है, और फिर उसको मोल्ड करें, ठीक है, कि अब इससे क्या क्या बन सकता है। ये बिल्कुल मिट्टी गीली मिट्टी है और उसका हम क्या क्या खिलौना बना सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी में कुछ मिक्स नहीं करना है अलग से कि हमको थोड़ा सा कोई और मटेरियल मिक्स कर दिया और मटेरियल मिक्स कर दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक। यही बात यहाँ इंग्लिश में भी है कि आपको अजम्पशन निकालने हैं, ठीक है, अज्यूम करना है, ठीक। यहाँ पर भी सेम ही है, अज्यूम करना है आपको, वैलिड अजम्पशन निकालने हैं यहाँ पर भी। तो चलिए हम लोग पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। ये वो पैसेजेस हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने इसके आंसर बिना पैसेज को पढ़े निकाले हैं अभी, तो मुझे समझ में आया। ये पैसेज का जो आधार है, ठीक है, वो है एक तो कृषि संबंधित, ठीक है, देखो चावल गेहूँ लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा है तापमान जलवायु से रिलेटेड, ठीक है, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। इसका मतलब है आप ये कीवर्ड्स पकड़ लिए, तो इसका मतलब है कि ये जलवायु से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे ये जो पैसेजेस बने हैं, ये बताया मैंने आपको एडिटोरियल के इसमें बनते हैं फॉर्म के हिसाब से। तो ये वो पैसेजेस हैं जहाँ पे आप बिना पैसेज को पढ़े हुए, ठीक है, क्वेश्चन तक स्विच कर सकते हो। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ और मैंने अभी करके भी देखा है, और इसलिए मैं ये आपको टेक्निक बता रही हूँ। पहले आपको फाइंड आउट करना है कि पैसेज किस टाइप का है, ठीक है, क्योंकि एक टाइप ऑफ पैसेज ही की तरफ आप स्विच कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा जंप होगा अगर आप ये फाइंड आउट कर पाते हो तो ये एक तो जलवायु से रिलेटेड मैंने आपको बताया, अभी कृषि से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक। तो अब आप इसको जनरल जो बनते हैं जो जीएस में, ठीक, उस तरीके पे ही स्टेटमेंट आधारित होगा, इसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये किसी पर्सनल लेखक के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का, ये टैकल करके देखते हैं, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि प्रौद्योगिकी का विकास जो है विकसित देशों तक सीमित है। कैसा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जनरली सोचना है क्या वहाँ तक सीमित है, नहीं। क्या विकासशील देशों के पास ऐसे कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा है कि कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई। क्या ऐसा है, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, लेकिन आपको जनरली सोचो कि क्या ऐसा है, क्या नहीं, ये एक्सट्रीम जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी सही, और ये आयोग के हिसाब से भी सही है, ठीक है। बी यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है कि ये करना चाहिए, आपको भी लगेगा। स्टेटमेंट जो विकसित देशों के पास बेहतर आधारित संरचना है, ठीक है, और वे खाद की जो है कम बर्बादी करते हैं। ऐसा है क्या कि वो खाद की कम बर्बादी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो जनरल स्टेटमेंट है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। थर्ड जो है कि भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो,
ठीक है, कि ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है जो समझ में आ रही है। बी है कि कॉर्पोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प होगा। क्या कॉर्पोरेट है यानी प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, क्या हमारा जो कृषि है ये गरीब देशों में यानी कि अविकसित देशों में, ठीक है, विकासशील देशों में आप मान लो, तो अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा कृषि का तो क्या गरीबों को खाना भी मिल पाएगा ढंग से? जनरली सोचो, क्योंकि सब्सिडी दे रही है ना कृषि पर, खाद्यों पर, इन सब चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है ताकि गरीब खा पाए। 1 रुपये 2 रुपये अनाज के दाम किए जाते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, हम ये पूरा पैसेज भी पढ़ते हैं तो भी हम यही आंसर लगा पाते हैं, ठीक है, समझ में आता। इस पैसेज का अर्थ क्या है कि आपको जो दिया गया क्रक्स है वो विकसित करना है दिमाग में कि जो बातें हैं, और वो आप ऐसे भी यहाँ पे कर पा रहे हो क्योंकि आपने ये जो है जीएस में पढ़ा हुआ है। तो लेकिन हमको फाइंड आउट करना होगा कि किस तरीके के पैसेजेस हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं अपने आंसर्स को निकालने के लिए। अगर आपने मान लिया कि आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन को मान लिया कि गलत भी कर देते हो, इफ़ इन केस, और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आप इतने सारे पैसेजेस को पढ़ने से 7 मिनट 5 मिनट को बर्बाद होने से आप बचा सकते हो। पर हमें हर पैसेजेस में ऐसा नहीं करना होता है। हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन से वो पैसेजेस हैं जिन पे ये ट्रिक्स लगती हैं। ये मैं आपको सॉल्व करते करते ही बता पाऊँगी, ठीक है, आपको समझ आएगा, आपका जो ब्रेन है उस तरीके से प्रैक्टिस करेगा, उस तरीके से समझ में आएगा कि ये वो पैसेजेस जिनके, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको डायरेक्टली स्विच करने के लिए बिना पैसेज को पढ़े हुए, क्योंकि आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके कंफ्यूज नहीं हो सकते कि अच्छा मैंने पढ़ा नहीं है इसको, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर आपने बिना पढ़े किया ना तो आपको लगेगा कि मैं सही से कर नहीं पा रहा हूँ, 1 बार पढ़ूंगा 2 बार पढ़ूंगा जिसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि हाँ ठीक है, मेरे को पैसेज नहीं पढ़ना, मेरे को इसके लिए स्विच करना है सीधे ऑप्शंस पे, क्वेश्चन पे, और मैं क्वेश्चन निकाल लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ बेहतर करना है उसके लिए मुझे भी सपोर्ट फील हो और मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँ, क्योंकि मुझे भी इस तरीके से फील नहीं आता, नहीं ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं या कुछ भी ऐसे, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसेज को पढ़ाने में मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा बोरियत भी होती है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और रमज़ान के टाइम चल रहे हैं बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है। खैर, ये तो बिल्कुल अलग बात है। खैर, आप पुराने पैसेजेस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए भी लिंक प्रोवाइड कराया गया है जहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, कवर कराने थे। तो खैर, यही सेम काम जो हिंदी में भी किए अपन सेम काम इंग्लिश में भी करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेज है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है, ईल्ड से रिलेटेड, ओके, टेम्परेचर यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, तो हम इस पर स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज़ कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज़, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। सेकेंड स्टेटमेंट जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अडोप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज़, क्या ऐसा है? नहीं, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पुअर कंट्री नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी, तो ओके, सही है। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड, तो क्या ऐसा है कि वो लेस फूड वेस्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जनरली सोचना है, जनरली, तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है। सेकंड जो है कि ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज, हाँ सही बात है। कॉर्पोरेट फार्मिंग इज़ अ वाइबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्री, नो, हम सब्सिडीज़ और इन सब चीज़ों पे अभी भी रिलाई कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन ए होगा सही, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, आपने सुना इतना, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसको सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।